हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आइकन एजुकेशन। और जैसा कि आपको पता है कि अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक का इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है। आज है 1 फरवरी। ठीक है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, कल को मैं लेकर नहीं आ पाया ये लेक्चर। और जैसे कि आज 1 फरवरी है तो आज तो बजट भी आएगा, तो मैं बजट की समरी भी पूरी पूरी लेकर आऊँगा और इकोनॉमिक सर्वे भी। अब देखो, कुछ स्टूडेंट्स पूछेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे हम पढ़ लेते हैं, डायरेक्टली बुकलेट आएगी। यार वो 100 पेजेस के अराउंड की बुकलेट है, उसको मत पढ़ना, मत पढ़ना, मत पढ़ना, ये गलती मत करना। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना वही रिलेवेंट है, पूरा पढ़ने चलोगे ना। वो कहते हैं ना कि 100 किताब को एक एक बार पढ़ने से अच्छा है एक ही किताब को 100 बार पढ़ो, तो उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। तो इसलिए ना लिमिटेड चीज़ें रखो अपने पास, लिमिटेड सोर्सेज रखो, इतने ज़्यादा मत खोलो। और 100 के आसपास का पेज है। देखो, मुझे लगा था कि मैं 4 घंटे में कर लूँगा, पर 4 घंटे में नहीं हुआ। मुझे अराउंड 6 से 7 घंटे लग गए इसकी पूरी समरी और लिस्ट बनाने में। और अब मैं बिल्कुल लेट नाइट को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एडिट करके इसको अपलोड करूँगा। तो फिलहाल हम बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे की। तो देखो, जो इस साल के इकोनॉमिक सर्वे है ना, उसमें हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो अगर आप टोटल में देखो तो टोटल में हमारे पास टोटल 12 चैप्टर्स के हिसाब से पूरा सर्वे आया है। जो पूरा इकोनॉमिक सर्वे है उसमें 12 चैप्टर्स हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज हम पढ़ेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि एक चैप्टर में मैं 2 मिनट लूं मैक्सिमम, है ना। तो मैं आधे घंटे के आसपास 30 मिनट्स में ये पूरा लेक्चर खत्म कर पाऊंगा। तो देखो, पहला चैप्टर जो है वो है द स्टेट ऑफ एन इकोनॉमी 2022 से 23 तक, जो ये फाइनेंशियल ईयर है, जो मार्च में एंड होएगा। तो इकोनॉमी की स्टेट क्या हुई, तो ये रिकवरी मोड था। ये रिकवरी कंप्लीट लिखा है, तो ये था रिकवरी मोड। कैसे रिकवरी मोड, आपने देखा होगा कोविड में ना काफ़ी डाउनफॉल हो गया था, है ना। तो उसके बाद हमने जंप भी करा था, कई सारी चीज़ों में हम पीछे रह गए थे, जैसे पॉवर्टी में ज़्यादा हो गई थी और काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर थे जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उसको लेकर ये हमारा रिकवरी मोड था। तो ये साल, इस साल हमने रिकवरी करी है और पहले के मुकाबले हमने बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी देखी है। सेकंड चैप्टर वही हमारा ग्रोथ आउटलुक पे रहेगा, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा अगर मैं ऐसे ही बताऊंगा तो। फिजिकल डेवलपमेंट्स में जो रिवेन्यू है हमारा, और हमें रेमिटेंस आए थे, रेमिटेंस, चलिए वो सब मैं आगे डिस्कस करूंगा ही आपके साथ। ठीक है, मॉनेटरी मैनेजमेंट, जो भी आरबीआई वगैरह ने जो भी मैनेजमेंट वगैरह प्ले किया। अच्छा, वैसे इस पब्लिश कौन करता है, ये मिनिस्ट्री करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स, है ना, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारी, वित्त मंत्रालय है। बट इसको प्रेजेंट कौन करता है। अब जैसे आज 1 फरवरी है ना, जिस दिन बजट आएगा तो बजट तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर करेंगी, निर्मला सीतारमन जी, बजट को प्रेजेंट, है ना, पार्लियामेंट में। बट जो इससे एक दिन पहले, ठीक एक दिन पहले जो इकोनॉमिक सर्वे आया है हमारा, और हर साल ऐसे ही आता है, उसको कौन प्रेजेंट करेगा, तो कौन किसने करा है, तो उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। पोस्ट में बता रहा हूं उनकी, वो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। यार देखो, अगर कोई आईएएस है, अगर कोई आईएएस है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में है, या कोई इकोनॉमिस्ट है, कोई इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है, तो उनका सपना होता है इस पोस्ट पे जाने का, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। जब आप पूरे देश की इकोनॉमी के डिसीजंस ले रहे होते हो, है ना, ऐसे इकोनॉमिक सर्वेज और बजट्स में प्रिपरेशन कर रहे होते हो, कितना कितना इंटरेस्ट आता है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये 4 से 5 महीने लगे हैं टोटल इकोनॉमिक सर्वे और बजट को प्रिपेयर करने में, है ना। तो इतना ग्रांटेड मत लेना। ठीक है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, फाइनेंस मिनिस्टर, और जो भी आईएएस, आईआरएस, आईईएस, ये इन लोगों ने मिलकर इसको बनाया, और जो भी अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों ने मिलकर बनाया। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ देखो, अब अगले उस पर आते हैं, इन्फ्लेशन। यार इसके बारे में हम कैसे बात ना करें, जो इन्फ्लेशन ने जो दबाव बनाया है हम पर। अच्छा, इन्फ्लेशन रही तो है, बट फिर भी सक्सेसफुल टाइटन रोप वॉकिंग हुआ है। मतलब टाइटन रोप वॉकिंग क्या है, ये मैंने आपको एक लेक्चर में ही बताया था चैनल पर ही, जब हम इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो वो होती है ना जिसमें दो तरफ डंडे होते हैं और बीच में ऐसे रस्सी होती है, तो टाइटन रोप वॉकिंग कहते हैं। इस पे इंसान चलते हैं, है ना, लोग चलते हैं ना, चल के यहाँ तक जाते हैं, तो उसको कहते हैं टाइट रोप वॉकिंग। तो उसमें क्या बताया है, उसमें बताया है कि इंडिया ने ना इस मुश्किल में यहाँ तक चला है वो, मतलब प्रॉब्लम तो हुई है इन्फ्लेशन की वजह से, पर जितनी दुनिया भर में हुई है ना उतनी इंडिया में नहीं हुई है। हाँ डेफिनेटली इसको गवर्नमेंट ने मना नहीं करा है, इन्फ्लेशन इंडिया में भी थी, बट उतनी नहीं जितनी बाकी देशों में थी। तो बाकी देशों के कंपेरिजन में हमने अच्छा परफॉर्म ही किया है। ठीक है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट वगैरह के बारे में बात करेंगे, है ना, बहुत प्रॉब्लमेटिक था ये भी। फिर एनवायरमेंट चेंज, इसकी बारे में बात करें, क्लाइमेट चेंज भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था और काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई COP26 में भी,
हुआ था अभी जब, है ना, उसमें भी इसके ऊपर बातें हुई। मोदी जी ने, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर स्टेटमेंट दी थी। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट, ठीक है, इंडस्ट्री के ऊपर बात करेंगे, सर्विस के ऊपर बात करेंगे, फिर एक्सटर्नल सेक्टर, है ना। अब रेमिटेंस के बारे में मैंने बात करी थी, तो रेमिटेंस क्या होता है इसमें ही हम जानेंगे। इसके अलावा फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो देखो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में तो हम बहुत आगे गए हैं, चाहे हम यूपीआई की बात करें, चाहे हम आधार की बात करें। आधार सबसे बड़ा एक वो बन गया, कार्ड मैनेजमेंट क्या कहते हैं, ग्रीन कार्ड से भी बड़ा बन चुका है आधार कार्ड का सिस्टम इस टाइम पर। सबसे ज़्यादा इसी के आधार कार्ड यूजर्स हैं, दुनिया का सबसे बड़ा कार्ड बन गया है। इसके अलावा यूपीआई जो दुनिया भर में अपनाया जा रहा है, और भी ऐसे कई डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो गवर्नमेंट ने अपनाए हैं और काफ़ी अपलिफ्ट हुए हैं उसमें हम। बट बिफोर दैट, अगर आपने अब तक हमारे चैनल स्टडी आइकन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही फ्री कंटेंट लेके आता हूँ। स्टडी आइकन एजुकेशंस एक ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म है, कुछ उन चुनिंदा प्लेटफॉर्म्स में से है जो इतना कंटेंट इस क्वालिटी पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है। तो यार हमें एक सपोर्ट चाहिए, है ना। तो उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप स्टडी आइकन एजुकेशंस को सब्सक्राइब कर लेना, है ना, नए हैं तो, और शेयर तो करना ही वीडियो को डेफिनेटली। और अब मैं आपको टेलीग्राम के बारे में बता दूं, हमारा एक टेलीग्राम पर ग्रुप है। अगर आपने ये सब कर लिया है ना, तो आप इस पार्ट को स्किप कर देना। हमारा टेलीग्राम पर ग्रुप है यूपीएससी डिस्कशन, जिसपे सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स डिस्कस करते हैं। इसके अलावा हमारा चैनल है स्टडी आइकन एजुकेशंस, एंड जेड से है, याद रखना ये आप ही के लिए है जेड, जिससे कि आपको चैनल इजीली मिल सके। तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर ही आपको आज की पीडीएफ वगैरह और जो भी कुछ इंपॉर्टेंट होगा लेक्चर के बाद वो उसी पर मिलेगा। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार ये देख लेंगे इकोनॉमिक सर्वे का कवर क्या है। देखो इकोनॉमिक सर्वे का कवर ना, बाकी सब तो ठीक है, हमने अपना फ्लैग का वो दिखाया है, हमने अपना नेशनल एम्बलम दिखाया है, हमने ये सब लिखा है। बट इसके साथ साथ देखो कितनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है G20 को। अब देखो G20 की प्रेसिडेंसी हमारे हाथ में। G20 क्या है? G20 इन फ्यूचर, मैं आपको गारंटेडली बता रहा हूँ, यूनाइटेड नेशंस को रिप्लेस करने वाला है। मैं लिख के बता रहा हूँ इस वीडियो को। आप अगर ऐसा नहीं होता है ना, तो इस वीडियो को आप यूज़ कर लेना। ठीक है, ये होएगा। यूनाइटेड नेशन जिस तरीके से फेल कर रहा है, यूनाइटेड नेशन जिस तरीके से इनफेक्टिव दिख रहा है, कैसे? क्योंकि कुछ देश हैं जिनके पास परमानेंट सीट है वहाँ पर, है ना, वहाँ पर वेस्ट के लोग को, जो वेस्ट की कंट्रीज़ हैं उनकी ज़्यादा चलती है, जबकि जो एशिया है, जो अफ्रीका है ना, उनकी नहीं चलती। तो इन सभी चीज़ों को लेकर जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा कंट्रियाँ हैं, उन्हीं की नहीं चल रही है ज़्यादा, है ना। इन्फ्लुएंस तो है डेफिनेटली अमेरिका का, यूरोप का वहाँ पर। तो इन सभी चीज़ों की वजह से एक और सॉल्यूशन हमारे पास आया है, G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया को मिल चुकी है आफ्टर इंडोनेशिया। तो वो भी दिखाया है इंपॉर्टेंस कि देखो इस साल हम क्या करने वाले हैं। और G20 के शेरपा कौन है? शेरपा देखो, जिनके हाथ में ये इकोनॉमिक सर्वे है ना, इनका नाम मैंने कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए आपके लिए बताया है। शेरपा फिलहाल है अमिताभ कांत जी। ठीक है, अमिताभ कांत, ये कौन है? ये एक आईएएस ऑफिसर है और ये नीति आयोग के फाउंडर रह चुके हैं। जी हाँ, इन्हीं के अंडर, इन आईएएस ऑफिसर के अंडर ही नीति आयोग बनाया गया था और उसके सीईओ रहे बहुत टाइम तक। अभी उसके सीईओ परमेश्वरम अय्यर जी हैं, जो पहले स्वच्छ भारत अभियान के सीईओ थे। तो ठीक है, इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे। बढ़ते अपने इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर नंबर 1 पर। शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 से, जो रिकवरी वाला चैप्टर था। देखो जीडीपी की ग्रोथ रेट का क्या था, हुआ क्या था 2019 में। हमारी जीडीपी जो ग्रोथ रेट थी ना, वो 3.7 हो गई थी, है ना, 3.7। उसके बाद वो -6.6 चली गई थी। कोविड-19 आया, उसके बाद 2020 में ही तो कोविड आया था इंडिया में, है ना, तो वो माइनस में चली गई थी ग्रोथ रेट हमारी, मतलब जीडीपी और कम हो गई थी हमारी। उसके बाद एकदम से उछाल देखा गया अगले ही साल 8.7 में। हालांकि वो फैक्टर इसका बाउंस बैक फैक्टर ही था। अगर आप 2 साल का कलेक्टिवली देखो तो ज़्यादा फर्क है नहीं, अराउंड 2% का फर्क है। 2 साल में 2%, एक साल ऑन एन एवरेज 1% है ना, एक साल का 1% ऑन एन एवरेज ये देखा गया है ग्रोथ रेट में। तो इतना कोई फर्क होता नहीं है, क्योंकि बाउंस बैक होता है। ये ऐसा नहीं है कि हमने 8.7 देख लिया तो क्या देख लिया, वो इसकी वजह से हुआ है, जो 6.6 माइनस में गई थी उसकी वजह से। बट उसके बाद भी हमने कॉन्स्टेंटली इसको संभाले रखा, हमारी ग्रोथ रेट कम होती है ना, क्योंकि 3.7 पर हम स्टेबल थे और अच्छी पोजीशन पर थे, ठीक पोजीशन थी वो। उसके बाद हम बिल्कुल नेगेटिव में गए, बाउंस बैक देखा, उसके बाद हम और कम आए, क्योंकि स्टेबिलिटी पे आना था। और अब जो एस्टीमेट है अपकमिंग ईयर के लिए, जो अप्रैल से शुरू होएगा और अगले मार्च तक चलेगा 24 तक,
तो उसमें कहा जा रहा है कि 6 से लेकर 6.8 तक, 6 से लेकर 6.8% तक हम ग्रोथ रेट देखने वाले हैं। और इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही नहीं, अलग अलग सेक्टर को लेकर बताया। जैसे देखो फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, जो हमारे साल की जो बीओपी बनती है हमारे देश की, से एक कंपनी है उसकी क्या बनती है, उसकी बैलेंस शीट बनती है जिसमें एक तरफ एसेट्स होते हैं एक तरफ लायबिलिटीज होती हैं, है ना, ये होती है कंपनी की। बट देश के लिए जो बनती है वो क्या कहते हैं, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर डेफिसिट बड़ा हो जाता है तो वो फिस्कल डेफिसिट हो जाता है, अगर एसेट की तरफ बड़ा हो जाता है तो वो एसेट हो जाता है। तो अभी फिस्कल डेफिसिट है, माने नेगेटिव जो हमारे पास हैं, जो हमने लोन्स ले रखे हैं, है ना, वो सब तो फिस्कल डेफिसिट है हमारे पास। तो उसमें हमने कमी देखी है, पहले काफ़ी कम था हमारे पास, कोविड की वजह से वो फिर बढ़ गया। देखो कोविड की, सब कोविड से स्टार्ट करता हुआ दिखाया है, कोविड के साल से पहले तक यहाँ पे थे हम, उसके बाद वो फिर बढ़ गया और फिर देखो हमने कितने अच्छे से अपने आप को नीचे लेकर गए हैं। और एस्टिमेट यही है कि अभी भी हम नीचे ही जाएंगे फिस्कल डेफिसिट में। क्यों? क्योंकि रेमिटेंसेज आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब मैं एक बार रेमिटेंसेज आपको बता दूं क्या होता है। रेमिटेंसेज बेसिकली वो होता है जैसे हमारे देश में कोई रह रहा है, अब वो दूसरे देश में रहने गया तो वो अपनी फैमिली को जो पैसा भेजेगा वो होता है रेमिटेंस। बाहर से कमाकर हमारे देश में भेज रहा है, हमारे देश में कुछ नहीं हुआ पर बाहर से आ रहा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेज ना इंडिया में आते हैं। आपको पता है इंडिया में सेकंड नंबर की पॉपुलेशन है जो बाहर जाती है, फर्स्ट नंबर पे चाइना है। और वैसे तो मैं आपको बता दूं, इस साल इकोनॉमिक सर्वे में भी है कि हम पॉपुलेशन में चाइना को बीट कर देंगे। ये वाली बात है, मैं आपसे पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ उसके ऊपर कि हम चाइना को बीट करने वाले हैं इस साल पॉपुलेशन में। और रही बात रेमिटेंसेज में, तो चाइना के लोग सबसे ज़्यादा बाहर जाते हैं बट इंडिया के सेकंड नंबर पे जाते हैं। बट रेमिटेंस की अगर हम बात करें, जो पैसा आता है सब ज़्यादा इंडिया में आता है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे कमाते बाहर हैं इंडियंस और घर पे भेजते हैं। देखो इन्फ्लेशन के बारे में बताया, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी है। दो तरीके से इन्फ्लेशन होती है, एक कंजम्पशन प्राइस इंडेक्स और एक होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा है, जो आपने देखा भी होगा, फल सब्जी कुछ भी खरीदने जाओ ना, बहुत ज़्यादा बढ़ा है, बहुत ज़्यादा, है ना। इसमें इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखी गई, बट हाँ ये भी बढ़ा है और ये ठीक है। चलो एटलीस्ट इसके मुकाबले जो हम 1.3 पर थे कोविड के बाद, तो हमने एकदम से कितना बड़ा जंप देखा है। अभी हम फिलहाल नीचे जा रहे हैं और एस्टिमेशन यही है कि हम और नीचे जाएंगे, यही इकोनॉमिक सर्वे में लिखा है ना। अब सर्विसेज की बात करें, फिर से उसी टॉपिक पे बात करें, ग्रोस वैल्यू एडिशन पर, है ना, GVA, ग्रोस वैल्यू एडिशन, एक तरीके से GDP की तरह ही होता है ना। अब आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा, इकोनॉमिक्स के नहीं हो तो इतना मत घुसो इस चीज़ में, थोड़ी कैलकुलेशन होती है इस चीज़ की, है ना। हम FC to MP जाते हैं, वो सब होता है। अगर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होंगे तो समझ गए होंगे ना। अभी हम बात करेंगे क्या हुआ 2019 में, हम 6.3 पर थे, फिर एकदम से हम कम गए और फिर हमने ऐसे ही बाउंस बैक भी देखा। अब इसका एवरेज निकालो तो 1% भी नहीं आता 2 साल का मिलाकर, है ना। तो काफ़ी बुरा हाल रहा था, बट उसके बाद हम अब दोबारा रिकवर कर रहे हैं। तो यही दिखाया जा रहा है कि हमने बहुत ज़्यादा कुछ ग्रोथ नहीं देख ली, बट जहाँ जहाँ हम थे उससे हम रिकवर कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ में तो हम पहले से ही बहुत बेकार थे, कोविड के पहले से ही हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत बेकार चल रही थी। कोविड के बाद से इंडस्ट्री पर गवर्नमेंट ने बहुत फोकस किया है। कैसे? गवर्नमेंट ने क्या देखा मैं बताता हूँ। हुआ क्या, 3 सेक्टर होते हैं। पहला प्राइमरी, जिसमें बेसिकली एग्रीकल्चर होता है ना। दूसरा आता है सेकेंडरी, जो मैन्युफैक्चरिंग का होता है, इसमें इंडस्ट्री वगैरह होती है, सेकेंडरी। तीसरा आता है टर्शरी, जिसको हम सर्विस सेक्टर बोल देते हैं, है ना। इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर बोल देते हैं। और प्राइमरी को हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। बताया तो अभी, एग्रीकल्चर, है ना, एग्रीकल्चरल। तो देखो एग्रीकल्चरल सेक्टर में गवर्नमेंट ने बहुत काम किया था शुरू से ही। एग्रीकल्चर, क्योंकि इंडिया में अराउंड पहले 80% के आसपास पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी, अभी भी अराउंड 70 के आसपास है एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व्ड। अब उसकी बात करें सर्विस सेक्टर की, तो देखो सर्विस सेक्टर में भी गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है, बहुत। हमने देखा है TCS है, इन्फोसिस है, HCL है, टेक महिंद्रा है, विप्रो है। ये कंपनी दुनिया में कितनी बड़ी कंपनीज बन चुकी हैं। अभी रिसेंटली TCS दुनिया की सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बनी है IBM को पिछाड़कर। अभी नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पर है एसेंचर, है ना। नंबर 2 पे TCS, नंबर 3 पे IBM। ये सर्विस कंपनीज की बात कर रहा हूँ मैं। बट बीच में एक चीज़ मिसिंग रह गई थी, वो था इंडस्ट्रियल। तो उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए हैं, है ना, SEZs, आपको पता होगा। इसके अलावा
गवर्नमेंट ने और भी अलग अलग तरीकों से सब्सिडीज दे दे के इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। अब हम इंडस्ट्रियल की बात कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर की बात भी करेंगे, इससे पहले हमने सर्विस की बात भी करी है ना, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब आते हैं एग्रीकल्चर पे। तो देखो एग्रीकल्चर में ना हम कोविड से पहले बहुत अच्छी पोजीशन पर थे, उसके बाद से हमारी पोजीशन थोड़ी खराब हुई है। हालांकि हमने थोड़ी पहले से रिकवरी करी है 3.3 और फिर 3.5, बट वो इतनी नहीं है, हो सकता है कि हम इससे नीचे और चले जाएं, है ना। सो हाँ, उसमें हमारी रिकवरी नहीं हुई है। फॉरेक्स रिजर्व में बात करें तो देखो फॉरेक्स रिजर्व का पता है हमारे कम हुए हैं फॉरेक्स रिजर्व। इंडिया के पास तो बहुत है, ये बिलियन में है वैसे, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो पहले हमारे पास 478 बिलियन थे कोविड से पहले, है ना, और फिर धीरे धीरे हमारे फॉरेक्स बढ़ते ही गए, हमारे फॉरेक्स कभी कम हुए ही नहीं है। उसका रीज़न क्या है, हमने बाहर से कोई मेडिसिन वगैरह नहीं ली। हम देखो इंडिया दुनिया में सबसे ज़्यादा मेडिसिन को एक्सपोर्ट करता है, आपको पता होगा। तो हमारा ही कैसे बढ़ा, हमसे मेडिसिन ली जाती हैं इसलिए बढ़ा है ना। अब मेडिसिन के बारे में मैं इतना नहीं बताऊंगा, उसके ऊपर मैंने पहले भी डिस्कशन कर रखा है। तो वो हमारा डेफिनेटली वो बढ़ा ही है, थोड़ा सा अभी कम हुआ था, वो भी इसलिए रुपए की वैल्यू को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कम किया था। इसके रीजन तो इसमें यही लिखा है और यही रीजन है भी, है ना। इस साल ना गवर्नमेंट ने कैपेक्स को बहुत ज्यादा प्रमोट किया। अच्छा कैपेक्स क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा फॉरेक्स पता है आपको, फॉरेक्स बताओ। यस यस यस, हाँ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इन पर काफ़ी फोकस किया है कैपेक्स पर। अब थोड़ा सा इसके साथ ना एस्टिमेशन भी दिया है इस रिपोर्ट में। देखो सर्विस के ऊपर हम पहले ही बारे में बात कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा जो फाइनेंशियल ईयर रहेगा 23 से 24 तक, तो उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखी जाएगी। और ये सब कह रहे हैं, सिर्फ इंडिया ही नहीं कह रहा है ना। ऐसा नहीं है कि इंडिया गवर्नमेंट ने प्रेस कर दिया तो वही कह रही है, नहीं सब कह रहे हैं, सभी रिपोर्ट्स कह रही हैं दुनिया भर से। इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जो सर्विसेज रही हैं उसके ऊपर भी डिस्कस करूंगा, मैं बताऊंगा जो उज्ज्वला थी और जो जो भी वो रही हैं वो आगे चैप्टर में आएगा। इसके अलावा क्रेडिट ग्रोथ रेट वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है, लोगों ने लोन बहुत ज़्यादा लिया, जिसकी वजह से एक टाइम पे एनपीए हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ गया था। इसके ऊपर भी हम थोड़ा आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स हैं आपको पता होगा, डीबीयूज 75 डीबीयूज इंडिया भर में गवर्नमेंट ने अनाउंस करी हैं। इसके अलावा ई कॉमर्स को हमारे बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिला है। एक टॉपिक इसमें यह भी है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, देखो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमने बात करी है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर होता है किसी भी चीज़ का फ्रेमवर्क अच्छे से बना देना, है ना, उसका प्लेटफॉर्म अच्छे से बना देना। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से हम मतलब है कि हमने लोगों की लाइफ पर कितना इम्पैक्ट किया है ना। तो उसमें हमने बताया कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना इंडियंस की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इसके अलावा पीएम श्री स्कूल्स आपको पता होगा, जो केंद्रीय विद्यालय है ना, उनमें कुछ स्कूल्स पीएम श्री स्कूल्स बनाए जाएंगे इसी साल, शुरुआत हो जाएगी इस चीज़ की। फिर आईआईटीज, आईआईएम्स, ट्रिपल आईटीज, और अब तो एम्स की बात भी हो रही है। जिस तरीके से देखा गया है ना, एम्स में जो हमारे मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो यूक्रेन गए, यूक्रेन में जाके फंस गए, है ना। तो ये हमें क्या सीख मिली कि हमारे पास ना मेडिकल फैसिलिटीज़ तो हैं, बट जो स्टूडेंट्स हैं, जो एप्लीकेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। उसके अकॉर्डिंग हमारी पॉपुलेशन भी तो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए और आईएम्स बनाने की बात हो रही है। और रही बात आईआईटीज़ और आईएम्स की बात करें तो दुनिया भर में आईआईटीज़, आईएम्स खुलने वाले हैं, इंक्लूडिंग दुबई वगैरह में। तो आईआईटीज़ वगैरह जो है इंटरनेशनल जाएंगे अब। अर्बन एम्प्लॉयमेंट में हमने मनरेगा की हेल्प से बहुत देखा है ग्रोथ को। जिस तरीके से पेंडेमिक आने की वजह से हमारी ग्रोथ रेट रुक गई थी और बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया था, बहुत ज़्यादा ले ऑफ्स देखे गए थे, तो उसमें भी हम काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ईपीएफओ की बात करें, एम्प्लॉयमेंट्स प्रोविडेंट फंड, है ना, उसमें भी हमने बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखा है। जो एम्प्लॉयज़ हैं ना और जो एम्प्लॉयर्स हैं वो अब और ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब देखो ईपीएफओ जब बढ़ता है उसका मतलब क्या है कि हम इन एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ रही है ना। भाई ईपीएफओ होता क्या है, अगर 100 रुपये हमारी सैलरी आई तो उसमें से 50 रुपये गए, 50 नहीं चलो तो 20 रुपये, 20 रुपये कहाँ गए, वो आपको मिलेंगे आपके रिटायरमेंट के टाइम पे, है ना। तो अगर ये बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा, ईपीएफओ में भी, सॉरी ईपीएफ है ना, ये तो ऑर्गेनाइजेशन है, तो ईपीएफ है वो बढ़ेगा। अब कोविड आने के बाद से ना जो हमारा फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री थी, जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर था, उसमें बहुत ज़्यादा एफडीआई देखा। एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब बाहर के इन्वेस्टर्स इंडिया में आकर इन्वेस्ट करते हैं। अब क्या होगा, जब वो बाहर से इंडिया इन्वेस्ट करेंगे तब वो यहीं पर टैक्स देंगे, है ना। उनका बिजनेस जब कमाएगा वो भी यहीं पर टैक्स देखा। इंडिया की इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी, कंपनीज की ग्रोथ होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा इंडिया में। तो एफडीआई के बहुत फायदे हैं, तो वो हमारे फार्मा इंडस्ट्री में देखे गए। हालांकि गाम्बिया वगैरह में बहुत प्रॉब्लम हुई है, इसके ऊपर मैं चाहूँगा आप पढ़ें,
कि गाम्बिया में कैसे इंडियन सिरप्स की वजह से कुछ बच्चों की जान गई है। तो ऐसी चीज़ें क्या होता है ना, वर्दी जो नेस होती है वो हटा देती है। चाइना से क्यों नहीं खरीदते ज़्यादा? क्योंकि चाइना की उतनी स्ट्रांग नहीं है, इंडिया की स्ट्रांग है मेडिसिन, है ना। इसके अलावा हेल्थ में गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा काम किया है। क्रेडिट में एमएसएमईज के बारे में मैंने बता दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट हुआ है, जो मेड इन इंडिया है ना, मेड इन इंडिया स्कीम जो है उसके अंडर बहुत ज़्यादा इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली। हालांकि कुछ कंपनीज हैं जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही हैं, प्रोडक्शन नहीं कर रही हैं, चाइना से माल मंगवाती हैं और इंडिया में असेंबल कर देती हैं, टैक्स से बच जाते हैं। कुछ हैं जैसे बोट वगैरह हैं तो वो बताते हैं अपने आप को इंडियन, बट वो है नहीं, है ना। तो ऐसे में क्या हुआ, मेड इन इंडिया जिस स्कीम से आई, अभी भी कुछ हैं बट काफ़ी हद तक देखा गया कि इंडिया में ही बनने लगे। अब आप देखो ना, एप्पल ने कितनी बड़ी अपनी शिफ्ट कर दी है इंडिया में, सैमसंग ने नोएडा में कितना बड़ा अपना प्लांट शिफ्ट कर दिया है, और भी ऐसी कई कंपनीज हैं जो इंडिया में शिफ्ट हो रही हैं। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में हमारा जो राइज है एक्सपोर्ट में वो बढ़ गया है, और लेबर एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं गुड्स और सर्विसेज के, वो फाइनेंशियल ईयर 2016 को आखिरी बार इतने ज़्यादा हुए थे, और अब हमने उससे ज़्यादा ग्रोथ देखी है। मतलब फाइनेंशियल ईयर 2016 के बाद से हमने अब इतनी ग्रोथ देखी है उनमें। अब एक्सटर्नल सेक्टर की बात करें, थोड़ा सा हिंट मैंने आपको दिया था, रेमिटेंस के बारे में मैंने आपको बताया था। तो दुनिया में सबसे बड़े हम रेमिटेंस बन गए वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, और वैसे भी हम पता ही है कि हमसे ज़्यादा तो कौन ही भेजता है इंडिया में, है ना। और इसके अलावा 7th लार्जेस्ट सर्विस सेक्टर भी हम बन चुके हैं इंडिया में, 7th लार्जेस्ट सर्विस सेक्टर। इतना कुछ करने के बाद भी, जब मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर आता है, उसके बाद सर्विस सेक्टर आता है। इंडस्ट्री पे फोकस ना करने के बाद भी सर्विस में हमने फोकस किया, तब भी हम 7th लार्जेस्ट हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है ना। एक्सपोर्ट्स वगैरह के बारे में मैंने बता दिया आपको, है ना। अब इंडिया के बारे में बात करें, इंडिया का फॉरेक्स बहुत बढ़िया है। देखो श्रीलंका के पास पैसे खत्म हो गए, मतलब क्या खत्म हुआ, फॉरेक्स ही तो खत्म हुआ। पाकिस्तान के पास खत्म हो गए, है ना। अभी बांग्लादेश पे भी यही प्रॉब्लम आई थी, नेपाल पे भी यही प्रॉब्लम आई थी, बट क्योंकि वहाँ की पॉलिटिक्स स्टेबल है, इस वजह से उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जब तक स्टेबल नहीं होगी तब तक वो अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे। तो बांग्लादेश ने भी अपने आप को संभाल के रखा है, नेपाल ने भी अपने आप को संभाल के रखा है। म्यांमार का तो आपको पता ही है कितना बुरा हाल है, बर्मा का। तो हमारे सब पड़ोसियों के फॉरेक्स में हाथ टाइट है, सिर्फ हम ही हैं जिन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। पाकिस्तान के पास तो 1 महीने के आसपास का बचा है पैसा। आई थिंक आज के लेक्चर में इतना बहुत है। अगर आप पूरा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। मैंने आपको पूरा का पूरा दे दिया है। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। मैंने जितने भी टॉपिक्स थे सभी को अच्छे से कवर किया है ना, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने भी लेक्चर को अच्छे से ही पढ़ा होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है आई थिंक। सो शुभ गोयल साइनिंग ऑफ।